सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैने का अधिगम सोपान का सिद्धांत। इससे पहले आप लोगों ने अधिगम चैप्टर में अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम का अर्थ, अधिगम से क्या तात्पर्य होता है, अधिगम की क्या भूमिका है, अधिगम मीन्स लर्निंग होता है, लर्निंग मतलब सीखना, जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, चाहे कोहलर हो, पावलो हो, इसके अलावा थॉर्नडाइक, स्किनर, सभी के प्रयोगों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे गैने का अधिगम सोपान का सिद्धांत। दोस्तों, गैने का अधिगम सोपान का जो सिद्धांत है यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। गैने का जो अधिगम सोपान का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं और यह महत्वपूर्ण क्यों है। इसका रीजन ये है कि जब आप इनके सिद्धांत को पढ़ोगे आप देखोगे कि इनके सिद्धांत में कोहलर का भी सिद्धांत आपको मिलेगा, पावलो का भी सिद्धांत मिलेगा, थॉर्नडाइक का भी सिद्धांत मिलेगा, स्किनर का भी सिद्धांत मिलेगा। यानी कि जितने भी वैज्ञानिकों ने सीखने के सिद्धांत दिए हैं उन सभी को इन्होंने व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि जो सीखना होता है वो लगातार 8 चरणों में जाकर के कंप्लीट होता है। सबसे पहले शुरू होता है सांकेतिक सीखना से और वह जा करके समस्या समाधान पर खत्म होता है। तो इस तरीके से जो गैने ने अधिगम सोपान का सिद्धांत बताया, ये आप लोग के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और जीवन में भी बहुत काम आएगा जब आप इसको पूरा पढ़ोगे, समझोगे अच्छे से। दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में किया था। द कंडीशन ऑफ लर्निंग में किसने? गैने ने ये पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में उन्होंने अधिगम के सोपान के सिद्धांत के विषय में बताया था। गैने महोदय ने अपने सिद्धांत में सीखने के कुल 8 प्रकार बताए। इन्होंने अधिगम के व्यवहारिक पहलुओं और संज्ञानात्मक पहलुओं का एक मिश्रण अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया, जो कि इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इसको समझना है कि यहाँ पर आप देखिए जो पहला स्तर है सीखने का वो होता है सांकेतिक सीखना और जो लास्ट होता है सबसे वो होता है समस्या समाधान करना। तो एक एक के विषय में हम सीखेंगे। हम सरल से जटिल की ओर चलते हैं इसमें। जैसे कि आपको पता ही है, बच्चों को हम कोई चीज पढ़ाते हैं, कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को पूर्व ज्ञान से हम जोड़ते हैं। बच्चों को जो पहले से पता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, उन्हें पूछते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चों को सौर परिवार के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों से हम सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, या ये कहें कि किस पृथ्वी पर हम किस ग्रह पर रहते हैं, छोटी छोटी चीजें बच्चों से पूछने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कुछ नॉलेज है या नहीं सौर परिवार के बारे में। तो इस तरीके से पूर्व ज्ञान के विषय में जानना चाहेंगे बच्चों से। आप सूरज के बारे में पूछोगे तो हर बच्चा बता ले जाएगा सौर परिवार पढ़ाने से पहले। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये 8 सोपान है या 8 प्रकार हैं सीखने के। तो इनमें हम सबसे पहले यहाँ पर पहला सांकेतिक सीखना शुरू करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 आप देखिए, सांकेतिक सीखना, अनुक्रिया द्वारा सीखना या उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना, या फिर सरल श्रृंखला द्वारा सीखना, या अधिगम। ये तीनों मानव और पशु दोनों कर सकते हैं, बाकी केवल और केवल मानव कर सकते हैं। तो अभी आप इसको पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझोगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये 8 भाग हैं या 8 प्रकार हैं सीखने के। इसमें से जो 4 भाग हैं, पहले यहाँ पर सांकेतिक, अनुक्रिया, सरल श्रृंखला और शाब्दिक साहचर्य, ये निम्न सीमा है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा शाब्दिक साहचर्य सीखने की कौन सी अवस्था है तो इसको हम निम्न सीखना कहेंगे और यहाँ पर ये जो चारों हैं इनको उच्च सीखना कहेंगे। अब एक एक को हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत बहुत इजी है ये चैप्टर आपका। ये जो पूरा टॉपिक है गैने का अधिगम का सिद्धांत, देखिए गैने महोदय के अनुसार सीखने में सबसे निम्न सीखना सांकेतिक सीखना है और सबसे उच्च सीखने की सबसे निम्न अवस्था क्या होती है, सांकेतिक सीखना, और सबसे उच्च अवस्था समस्या समाधान सीखना होती है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सांकेतिक सीखना के बारे में समझेंगे। बहुत बहुत इजी है दोस्तों, आप लोग बहुत आसानी से 8 के 8 प्रकारों को यहाँ पर अभी आप समझ लोगे और आपको लगेगा कि कितना इजी है और सारे के सारे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी तो सब बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आपको पता है कि हर एक क्लास में हम बताते हैं कि आपको हर एक क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री दी जाती है। तो आपको
जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लगातार सारे के सारे विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। सभी के सभी विषयों की पीडीएफ हम दे रहे हैं आपको, आपको पता ही है। तो जैसे क्लास खत्म होगी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ को देख करके आसानी से नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब सांकेतिक सीखना यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए सांकेतिक सीखना क्या होता है। संकेत अधिगम परिस्थिति पावलो के सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। पावलो के प्रयोग में घंटी बजने के बाद खाना दिया गया। बार बार ऐसा करने के बाद पावलो ने अब केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते ने लार गिराया, अर्थात घंटी को सुनकर कुत्ता स्वाभाविक क्रिया करने लगा। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं कि जब आप लोगों ने पावलो का सिद्धांत पढ़ा था तो आपको पता है कि पावलो ने क्या किया था। जब भूखे कुत्ते को पहली बार भोजन दिया तो उसके मुंह से लार निकली भोजन दे करके। दूसरी बार क्या किया, दूसरी प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया, दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि एक घंटी बजाई, उसके बाद खाना दिया। तो उन्होंने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई, घंटी बजाई फिर तुरंत खाना दिया, घंटी बजाई तुरंत खाना, घंटी बजाई तुरंत खाना दिया। तो जो कुत्ता था वह हर बार क्या करता था, अपने मुख से लार उसके गिर जाता था या फिर वो लार टपकाता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब भी वह घंटी बजते ही उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि जैसे ही घंटी बजेगी, जैसे ही घंटी बजेगी तुरंत हमको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी। तो फिर जब तीसरा प्रयोग किया उन्होंने तो क्या किया, तीसरी बार उन्होंने केवल और केवल घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। जबकि कुत्ता, उसको ये समझ में आ गया था कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे खाना मिलेगा। तो उन्होंने तीसरे प्रयोग में घंटी केवल बजाई, खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपक गई। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्रिया को संकेत पर निर्भर कर दिया। फिर ये कहें कि केवल और केवल घंटी के आवाज को सुन करके कुत्ते के मुंह से लार टपका, जबकि उसको खाना देख करके लार टपकाना चाहिए था। तो इस तरीके से सांकेतिक सीखना यहाँ पर बताया गया है कि वह केवल और केवल घंटी की आवाज से उसके मुंह से लार निकलने लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि वह अपना स्वाभाविक क्रिया करने लगा, यानी कि उसको खाना देख करके लार टपकाना चाहिए, लेकिन वह घंटी की आवाज सुन करके, केवल संकेत सुन करके उसने क्या किया, प्रतिक्रिया कर दिया या अनुक्रिया कर दिया। तो इस तरीके से ये हो गया सांकेतिक अधिगम। और इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपको पता है कि स्कूल में भी घंटी बजती है, 1 2 3 4 इसी के अनुसार आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो यह घंटी क्या है, संकेत ही तो है। इसके अलावा आप देखते हो ट्रैफिक सिग्नल पर रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल होते हैं। तो यह सिग्नल भी क्या बताते हैं, कब आपको रुकना है, कब चलना है, कब तैयार रहना है, यही तो बताते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हो सड़क पर इस तरीके के कहीं कहीं निशान बने होते हैं, या जहां पर कहीं पर पुल बना हुआ तो आगे आपको संकेत मिल जाता है कि हाँ आगे, या फिर कहीं अभी कार्य प्रगति पर है, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अनेक प्रकार के रास्ते में भी, अगर कहीं रास्ता मुड़ा हुआ है तो इस तरीके का आपको संकेत मिलेगा कि हाँ आगे रास्ता जो है वो मुड़ा हुआ है और ध्यान से गाड़ी चलाइए। तो इस तरीके से देखते हैं आप कि अलग अलग जगह पर इस तरीके से स्पीड भी लिखा होता है कि 30 के स्पीड में ही गाड़ी चलाइए। तो अलग अलग आप देखोगे संकेत बना हुआ होता है सड़कों पर भी। तो आप देखोगे कि आपके आसपास जीवन में ही बहुत सारी चीजें आप सांकेतिक रूप से सीखते हो। संकेत ही काफी होता है आपको सिखाने के लिए। देखिए इसके अलावा कक्षा में शिक्षक कैसे बच्चों को बताते हैं, तो अक्षर क की पहचान करने के लिए उसके साथ कबूतर का चित्र, ख के लिए खरगोश का चित्र प्रस्तुत करना, अर्थात संकेतों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया हुई। तो शिक्षक क्या करते हैं, जब छोटा बच्चा आता है तो उसको, अगर वो अ से आम उसको पढ़ा रहे हैं या अ से आम उसको लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह क्या करेंगे, इस तरीके से आम का चित्र उसको, अगर वो आम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको, तो उसको उनको आम का चित्र उसको दिखाना ही पड़ेगा। कबूतर, क से कबूतर, तो कबूतर को दिखाना ही पड़ेगा, ताकि यह संकेत होता है एक तरीके से। चित्र क्या होते हैं, संकेत ही तो होते हैं। तो इस तरीके से संकेतों के माध्यम से सबसे आसान या सबसे निम्न सीखना क्या है, सांकेतिक सीखना है। यह सबसे आसान है और धीरे धीरे चीजें क्या होती जाएंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे अगली स्टेज पर बच्चा पहुंचेगा, और उसके लिए हर प्रक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे नई होगी। और सब सांकेतिक के बाद आप पढ़ोगे अनुक्रिया द्वारा सीखना, फिर श्रृंखला, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी आपस में चेन है।
तो इस तरीके से यहाँ पर सांकेतिक सीखना सबसे आसान और सबसे निम्न स्तर है सीखने का। धीरे धीरे इसके ऊपर हम बढ़ेंगे। तो अब बच्चों को इसी तरीके से तो विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, और फिर उसका चित्र दिखा करके इस तरीके से शिक्षक उसको पढ़ाते हैं। चित्र क्या होते हैं? संकेत ही तो होते हैं। तो इस तरीके से संकेतों के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। अब देखिए इसके बाद अनुक्रिया द्वारा सीखना या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता है, थॉर्नडाइक ने दिया था। आप लोगों को अच्छे से पता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने, ये भी आप लोगों को पता है। तो जो दूसरा सीखने का यहाँ पर उन्होंने सोपान बताया है या प्रकार बताया है, अनुक्रिया द्वारा सीखना या उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना। तो देखिए थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत या स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की तरह ही यह अधिगम सीखने में मदद करता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत और स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की तरह ही यह अधिगम सीखने में मदद करता है। छोटे बच्चों की कक्षा में रंगीन चित्र बनाए जाते हैं जो कि उद्दीपक की तरह काम करते हैं। अब दोस्तों आपको भी पता है कि थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है, और स्किनर ने क्या दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो आपको पता है कि बच्चा बार बार गलतियां करेगा। जब शुरू में वो स्कूल में आएगा तो वह जरूरी नहीं कि तुरंत कोई भी शब्द सही से वह बोल पाए। उसे सारे के सारे फलों के नाम नहीं याद होंगे, सारे के सारे जानवरों के नाम नहीं याद होंगे, और वह कुछ कुछ जानवरों का उच्चारण सही से नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो बच्चे गलतियां करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं? बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। और आपको पता है क्लास में फलों के चित्र बने होते हैं, जानवरों के चित्र बने होते हैं, क्लास में रंग बिरंगा इसीलिए बनाया जाता है पूरा वातावरण, क्योंकि आपको भी पता है कि जो थॉर्नडाइक और स्किनर का सिद्धांत है उसमें वातावरण बनाया जाता है पहले, और उस वातावरण में चाहे बिल्ली रही हो चाहे चूहा रहा हो, दोनों भूखे थे तो उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। सेम उसी प्रकार से बच्चों को क्लास में सीखने के लिए बिल्कुल प्रेरित रखा जाता है कि बच्चे सीखने के लिए बिल्कुल रेडी रहें, और वह आसपास इतने सारे चित्र बने हुए देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो उन्हें अंदर से जिज्ञासा आती है कि शिक्षक मुझे इसको भी बोलना सिखा दें, ये भी बोलना मुझे आ जाए। तो शिक्षक क्या करते हैं? बच्चा बार बार प्रयास करता है, गलतियां करता है, लेकिन उसे बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, और प्रैक्टिस करते करते बच्चा क्या कर लेता है? उस शब्द को सही बोलना सीख जाता है, और जब सही बोलना सीख जाता है तो उसको पुनर्बलन देते हैं। स्किनर ने क्या कहा? पुनर्बलन देना बच्चों को बहुत जरूरी है। अगर उन्हें अच्छा काम किया तो जैसे चूहे ने क्या किया था? चूहे ने खाने को प्राप्त कर लिया था, लेकिन उससे पहले खट की आवाज आती थी, फिर उसको खाना मिलता था। तो इस तरीके से स्किनर ने क्या कहा है कि जब वो किसी ने कोई अच्छा काम किया किसी बच्चे ने, तो उसको शाबाशी देना, उसकी प्रशंसा करना, उसका पुनर्बलन करना बहुत जरूरी होता है। तो जब बच्चा प्रयास करते करते, त्रुटियां करते करते फिर भी वह सही सीख जाता है, शब्दों को बोलना अच्छे से सीख जाता है, तो उसको पुनर्बलन देना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जो दूसरा यहाँ पर सीखने का सिद्धांत है, अनुक्रिया द्वारा सीखना या उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना, यह थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बता ले जाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखेंगे सरल श्रृंखला सीखना या फिर श्रृंखला अधिगम स्तर क्या है। देखिए इस स्तर में उद्दीपन और अनुक्रिया को बच्चे के सामने एक श्रृंखला में रखा जाता है। यह स्तर एडविन रे गुथरी ने दिया था। तो अगर एग्जाम में पूछेगा श्रृंखला अधिगम स्तर किसने दिया था? गैने के अधिगम के 8 सोपानों में गुथरी ने कौन सा श्रृंखला दिया है? सरल श्रृंखला सीखना। कौन सा सीखना बताया है? सरल श्रृंखला सीखना बताया है। और याद दोस्तों इसके अलावा देखिए यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं इसमें। इस अधिगम में अध्यापक विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करता है जिससे अधिगम के स्थानांतरण में सुगमता होती है, अथवा अधिगम हेतु चित्रों या अन्य दृश्य साधनों को क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता है, जैसे किसी जीव के विकास की अवस्थाओं को चित्रों के द्वारा क्रम से प्रस्तुत करना। यहाँ पर बताया गया है कि जो सरल श्रृंखला होती है यह उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि यह उद्दीपन और अनुक्रिया भी आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने पहले सांकेतिक अधिगम देखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा अधिगम, अब इसके बाद आप सरल श्रृंखला देख रहे हो। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बाद ही यह श्रृंखला आएगी, यह अधिगम का स्तर आएगा। यानी कि यहाँ पर क्रम बताया गया, उसी क्रम से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर बताया गया अगर हम बच्चे को अ बनाना सिखा रहे हैं तो हमारी शुरुआत यहाँ से होगी। इस तरीके से पहले बच्चे को हम बताएंगे, फिर ऐसे बताएंगे, फिर हम उसको इस तरीके से बताएंगे, फिर हम उस पर लाइन खींचना सिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे को एक क्रम से हम कोई चीज सिखा रहे हैं ना, बच्चे को सिखाने की क्या होती है,
हर चीज को सिखाने की एक श्रृंखला होती है। तो यह सरल श्रृंखला जो है, इस तरीके से हम बच्चों को क्या करेंगे, एक क्रम से सिखाएंगे। जैसे बच्चों को हम सबसे पहले गिनती सिखाते हैं, गिनती आती है, पहाड़े सिखाते हैं, बच्चों को 1 अंक का जोड़ सिखाते हैं, फिर हम 2 अंकों का जोड़ देते हैं, फिर उनको फिर घटाने सिखाते हैं, फिर गुणा, फिर भाग, फिर एलसीएम, एचसीएफ, बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं। तो इस तरीके से सिखाने का क्या होता है, एक क्रम होता है, एक श्रृंखला होती है ना। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है। अब इसके बाद देखिए, किसी जीव के विकास की अवस्थाओं को चित्रों के क्रम से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो सरल श्रृंखला अधिगम है, इसको हम शाब्दिक और अशाब्दिक 2 भागों में बांट सकते हैं। तो शाब्दिक में ये जो भी आपको ये आ बनाने वाली प्रक्रिया मैंने सिखाई, और अशाब्दिक या चित्र में हम रख सकते हैं कि कोई जीव है, जब वो पैदा हुआ था वो कितना छोटा था, उसका भार कितना था। जैसे आप अपनी ही मानव विकास को ही ले लीजिए या बाल विकास को ही ले लीजिए। तो बच्चा शैशवावस्था में होता है तो किस तरीके से उसका शारीरिक विकास होता है, किस तरीके से उसका भार होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। धीरे धीरे बाल्यावस्था में आता है, थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है, फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में आता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और बढ़ जाती है। तो क्या होता है, एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि किसी जीव के विकास की भी अवस्थाओं का अगर इस तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, सरल श्रृंखला सीखना हो गया। तो यह क्या है, एक आसान विधि है सीखने की, और इस तरीके से हम उसको क्रम से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। बहुत बहुत आसान है। देखिए, संकेतों और ध्वनियों के द्वारा सीखे गए ज्ञान को बच्चा शब्दों में व्यक्त करता है। संकेतों के माध्यम से बच्चे ने जो सीखा, ध्वनियों के माध्यम से जो सीखा है, अब वह क्या करेगा, उनको अब वह व्यक्त करेगा अपने शब्दों में। शब्दों मतलब अब वह बोलेगा। जैसे कि जब बच्चा किसी कविता को सीखता है तो ऐसा सीखना शाब्दिक साहचर्य सीखना कहलाता है। बच्चा कोई भी कविता सीखता है तो जो कविता की लाइनें वो बोलता भी है, और कहाँ पर कमल लिखा है, कहाँ पर उस कविता में जल लिखा है, और वहां पर वो उंगलियां भी फेरता हुआ चलता है। तो इस तरीके से शाब्दिक साहचर्य अधिगम है, इसमें बच्चा बोलना भी सीख जाता है, शब्दों को, लाइनों को, और वो क्या करता है, और वह अक्षरों को भी पहचानने लगता है। इसके अलावा जब बालक एक गेंद को पहचान करके गेंद कहने लगे, यानी कि उसने एक बॉल देखा और उस बॉल को वह कह रहा है यह क्या है, यह गेंद है। और इसके अलावा क्या कह रहा है कि यह गेंद क्या है, लाल कलर की है। तो उसने क्या किया, उसने शब्द साहचर्य बनाना सीख लिया, यानी कि अब वह शब्दों में संबंध भी बना ले रहा है कि यह गेंद कैसा है, लाल गेंद है, यह गेंद लाल है। तो वह शब्द साहचर्य क्या कर लेता है, सीख लेता है, यह गेंद कैसी है, लाल है। तो यहाँ पर केवल उसने गेंद नहीं कहा गेंद को, बल्कि क्या कहा कि यह गेंद लाल है या लाल गेंद है। तो इस तरीके से यहाँ पर शाब्दिक साहचर्य भी आपको समझ में आ गया कि बच्चा उस गेंद को पहचान भी गया और उसका रंग भी वो बता रहा है। तो शाब्दिक साहचर्य में बच्चा बोलता भी है और बच्चा उन अक्षरों को पहचानने भी लगता है जिनको वह बोलता है। अब देखिए 5वें स्तर पर क्या होगा। अभी तक 4 स्तर जो आपने पढ़े ये निम्न स्तर थे। अब यहाँ पर हम उच्च स्तर पढ़ने जा रहे हैं विभेदात्मक से। विभेदात्मक अधिगम या विभेदीकरण सीखना, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अधिगम में शब्दों, अक्षरों, वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में अंतर करना बालक सीख जाता है। बालक माँ और भा में अंतर, व और बा में अंतर, घ और ध में अंतर, भार, द्रव्यमान में अंतर करना सीख जाता है। तो ये जो 5वां है विभेदात्मक अधिगम या विभेदीकरण सीखना, इसमें बच्चा, आपको पता है, आपने देखा कि बच्चे को शब्दों का ज्ञान हो गया, अक्षरों का ज्ञान हो गया है और वह वस्तुओं को पहचानने लगा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब वह वस्तुओं और व्यक्तियों में अंतर कर लेगा, यानी कि वह अपने शिक्षकों को, अपने माता पिता को, अपने रिलेटिव्स को वह पहचान जाएगा, किसको क्या हम कहते हैं। इस तरीके से बच्चा अपने मन में वह सबको पहचानने लगता है। और इसके अलावा वह क्या सीख लेता है, माँ और भा में अंतर करना वो सीख जाता है, व और बा में अंतर कर लेता है। तो यह अक्षरों में अंतर करना सीख जाता है, घ और धा में अंतर करना सीख जाता है। अब देखिए भार और द्रव्यमान, यानी कि बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी कि 2 किलो चावल ज्यादा है कि 4 किलो चावल ज्यादा है, 1 किलो आलू ज्यादा है या 5 किलो आलू ज्यादा है। उसे भार समझ में आने लगता है कि भारी वस्तु कौन सी है, हल्की वस्तु कौन सी है। तो ये सब बातों का ज्ञान बच्चों को विभेदीकरण का या अंतर करने का ज्ञान आ जाता है। अब इसके बाद देखिए संप्रत्यय सीखना या संप्रत्यय अधिगम। ये क्या होता है
इस स्तर में बालक वस्तुओं को अपने दिमाग में स्मरण करना सीख जाता है। इसे 1964 में कैडलर ने दिया था। जैसे यदि बालक दी गई सारणी में से समान संख्याओं के विपरीत असमान संख्या का चयन कर लेता है, तो यह कहा जा सकता है कि असमान संख्या का प्रत्यय स्पष्ट हो गया है। जैसे कि 2, 4, 8, 9, 10, 12। इसमें इसमें आप ध्यान से देखिए इन संख्याओं के समूह को। इसमें आप देखिए 2 भी सम है, 4, 8, 10, 12, लेकिन ये जो 9 है ये क्या है? विषम संख्या है। तो वह उसको आपने यह लिस्ट दिखाई, यानी कि इन संख्याओं को दिखाया और उसमें से उसने कहा कि ये सब तो सम संख्याएं हैं, 2, 4, 8, 10, 12, लेकिन ये जो 8 है, जो 9 है, ये क्या है? विषम संख्या है। तो बच्चे ने क्या किया? 9 को अलग कर दिया इस समूह में से, क्योंकि यह क्या था? भिन्न था। तो इस तरीके से उसे संप्रत्यय बनाना, जो आप लोगों ने उसे पढ़ाया है, वह प्रत्यय उसे या वो कॉन्सेप्ट उसे क्लियर हो गया है। जो चैप्टर आपने पढ़ाया है उसका कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर हो गया है। इसके अलावा आपने क्लास में धातु चैप्टर बच्चे को पढ़ाई है, तो उसे धातुओं के गुण आपने बताया। धातु चमकदार होती है, आघात वर्धनीय होती है। इसके अलावा प्रायः ठोस अवस्था में मिलती हैं पारे को छोड़ करके, और ये आसानी से पीटने पर फैल जाती हैं। तो ये सभी गुण आपने बताए हैं। अब बच्चे को अगर आप उस धातु के साथ प्लास्टिक की वस्तु रख दोगे धातुओं के साथ, तो प्लास्टिक वो अलग कर लेगा कि नहीं अलग कर लेगा, क्योंकि आपने धातु के सारे गुण लगभग लगभग उसे बता दिए कि धातु चमकदार होती है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, पिटने पर फैलती हैं, चद्दर के रूप में फैल जाती हैं। तो ये सभी बातें जब आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट बता दिया है तो उसी के दिमाग में प्रत्यय बन गया है, और वह इससे अलग जो भी वस्तु आप समूह में रखोगे उसको अलग कर देगा। तो इस तरीके से बच्चे के दिमाग में संप्रत्यय बन जाएगा। जिस भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ाओगे उस कॉन्सेप्ट को वह क्लियर समझ जाएगा, और उसमें से अगर अलग कुछ आप उसको पूछोगे तो वो अलग को निकाल भी देगा उस समान वस्तुओं में से। अब इसके बाद देखिए सिद्धांत, अधिगम या नियम सीखना। अब इसके बाद जब हमें संप्रत्यय का ज्ञान हो गया है तो हम बच्चों को नियम सिखाएंगे। जैसे कि जब बच्चे के दिमाग में संप्रत्यय बनने लगते हैं तभी वह किसी सिद्धांत को समझ पाता है। जैसे कि बर्फ गर्मी पाकर पिघलने लगता है। जो बर्फ होता है वो गर्मी पाकर पिघलने लगता है। तो बच्चे के दिमाग में बर्फ है ना, इसके अलावा उसके दिमाग में गर्मी भी है कि गर्मी में क्या होता है? पसीना होता है, लोग कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। और पिघलना भी, ये भी समझ में आता है कि पिघलने का मतलब क्या होता है। तो उसके दिमाग में बर्फ का कॉन्सेप्ट बन चुका है, गर्मी का कॉन्सेप्ट बन चुका है। पिघलना क्या होता है? आइसक्रीम पिघलती है या बर्फ पिघलता है, तो पिघलने का भी कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो जब उसके दिमाग में बर्फ, गर्मी, पिघलना, ये सारे शब्दों का अर्थ उसे समझ में आ गया और वह इनके बारे में चिंतन कर लेता है अपने दिमाग में, यानी कि संप्रत्यय बना लेता है किसी भी वस्तु के बारे में, तब वह इस नियम को समझ जाता है कि वाकई जब कोई भी बर्फ का टुकड़ा है, जब उसमें गर्मी लगेगी या उसे हम सामान्य तापमान पे रख देंगे तो बर्फ क्या होगा? पिघलने लगेगा। तो इस तरीके से बच्चा अब यहाँ पर देखिए नियम भी सीख रहा है, क्योंकि उसने संप्रत्यय सीख लिया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। क्षेत्रफल और दाब संप्रत्यय को समझने के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं कि विद्यार्थी क्षेत्रफल और दाब के संबंध को नियम में व्यक्त कर सके कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है तथा क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक हो जाता है। जैसे कि P = F/A, P = F/A। जब भी दाब बढ़ेगा, यहाँ पर दाब है P और A क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया। तो दाब बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा? कम होगा। एरिया बढ़ेगा तो दाब अधिक होगा। अगर दाब अधिक होगा तो एरिया कम होगा। जैसे कि अगर आप दो पैर पर खड़े हो तो ये जो दो पैर हैं आपके, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, और अगर आप केवल एक पैर पर खड़े हो तो एरिया क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन एक पैर पर खड़ा होने की वजह से यहाँ पर दाब बहुत अधिक लगेगा। जैसे कि अगर आप लेटे हुए हो तो आपका जो दाब है वो फैला हुआ है, लेकिन जब आप केवल एक पैर पर खड़े हो तो क्षेत्रफल बहुत कम आप कवर कर रहे हो, लेकिन दाब बहुत अधिक। और जब आप क्षेत्रफल अधिक कवर करते हो, आप लेटे हुए हो, तो दाब क्या होगा? कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर यही बताया गया है इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगते हैं और इन नियमों को बच्चे समझने लगते हैं। अब इस नियम पर अगर बच्चे को आप कोई भी क्वेश्चन दोगे तो वो सॉल्व कर लेगा, P = F/A के थ्रू।
तो इस तरीके से बच्चे को नियम भी समझ में आ गया और वह इस पर अब सोल्यूशन भी कर लेगा। अब देखिए, जब आपने बच्चे को नियम बता दिया, अब यहाँ पर नियम बच्चे को समझ में आ गया, P इज इक्वल टू F अपॉन A। बस यहाँ पर आपको इतना ही समझना था कि बच्चे ने इस नियम को समझ लिया है। अब इसका प्रयोग हम करेंगे अगले सीखने के सिद्धांत में या सीखने के चरण में। देखिए, समस्या समाधान अधिगम ये 8वां और सबसे उच्च चरण है। तो उच्च, अभी आपको पता है सबसे निम्न क्या था, सांकेतिक अधिगम था, और सबसे उच्च क्या है, समस्या समाधान अधिगम। यानी कि अब बच्चे के दिमाग में उसने सांकेतिक माध्यम से सीखना सीख लिया। उसने धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से भी चीजों को सीखा। फिर उसके बाद श्रृंखला में जोड़ना सीखा। फिर शब्द साहचर्य विधि सीखी उसने, यानी कि धीरे धीरे उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया। फिर उसने विभेद करना भी सीखा। उसके बाद फिर बच्चे ने संप्रत्यय बनाना सीखा। संप्रत्यय बनाने के बाद फिर बच्चे ने नियम बनाना सीखा। अब नियम के बाद वह समस्या समाधान करने के लिए धीरे धीरे उसका मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और समस्या समाधान के विषय में आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, कोहलर के सिद्धांत में पढ़ा है कि समस्या का जो समाधान होता है वो सूझ के माध्यम से भी होता है। एक आइडिया से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, सूझ के सिद्धांत से। देखिए, जब बच्चा सिद्धांत को समझ लेता है तो आसानी से किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है। अब ये फॉर्मूला अगर बच्चे को आ गया है, अब इस पर आप उसको कोई भी प्रॉब्लम दोगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन दोगे, वो तुरंत सॉल्व कर लेगा, क्योंकि P इक्वल टू F अपॉन A उसको आ गया है समझ में। तो इस तरीके से अब बच्चे ने संप्रत्यय निर्माण करना सीख लिया, बच्चे ने नियम सिद्धांतों को समझ लिया, तो वह उसके सामने आप कोई भी समस्या रखोगे तो वह क्या कर लेगा, उसको हल कर लेगा। तो समस्या समाधान घटनाओं का ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो कोई भी समस्या बच्चे के सामने आएगी तो यह इन सभी स्टेप पर क्या करेगा, विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा और फिर उस समस्या का सलूशन ढूंढ लेगा। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 8 के 8 सोपान के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये जो 4 है मैंने अभी आपको बताया, सांकेतिक सीखना, अनुक्रिया द्वारा सीखना, सरल श्रृंखला सीखना और शाब्दिक साहचर्य सीखना, ये निम्न सीखना है। और जो उच्च सीखना है वो है विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम सिद्धांत सीखना और समस्या समाधान करना, ये उच्च सीखना है। तो हम सरल से जटिल की ओर जाते हैं। गैने के सिद्धांत में ये भी याद रखिएगा, गैने के सीखने के जो प्रकार बताए गए हैं वह सरल से कठिन की ओर हैं। और ये जो 3 है, सांकेतिक सीखना, अनुक्रिया द्वारा सीखना, सरल श्रृंखला सीखना, यह मानव और पशु दोनों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो इसके बाद है शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम या सिद्धांत सीखना या समस्या समाधान करना, यह केवल और केवल मानव पर प्रयोग कर सकते हैं या केवल और केवल मानव इसको कर सकते हैं। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से 8 के 8 चरणों को आप लोगों ने देखा और 8 के 8 को आप लोगों ने समझ भी लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और पिछली वीडियोस को आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज आप लोग देखिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस भी मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और वहां पर आपको हर विषय के टेस्ट भी मिलेंगे, तो आप लोग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको हर विषय की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर लिंक नहीं खुलता है कभी कभी, तो आप लोग सिंपली कुछ नहीं, आप लोग टेलीग्राम पर जाइए और टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करिए, तो आपको टीयूसी इस तरीके से येलो कलर का लोगो मिल जाएगा, टीयूसी लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को हर एक विषय की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और हर एक विषय की वीडियोस आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में। वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोग जरूर एक बार शेयर कर दिया करें, जिससे आप लोग के साथी, आप लोग के साथ के जितने भी आपके बैचमेट हैं, आपके क्लासमेट हैं, सब लोग आकर के आपके साथ में पढ़े, आप लोग को भी एक साथ पढ़ने में अच्छा लगेगा। दोस्तों, लाइक करके जाइएगा और अपने से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।